तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये सेशन। तो गाइस ये सेशन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईसीआर एग्जाम की जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से हम साइंस करा रहे हैं, तो इसमें जो है आपका इंपॉर्टेंट है जो पर्यावरण का जो आपका चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर रहेगा ये आपका जो चैप्टर है वो रहेगा, चलिए देख लेते हैं हमारा पर्यावरण। तो इसमें से सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहीं से शुरुआत कर लेते हैं आज। तो कहते हैं कि कौन सा जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, इनमें से जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है वह कौन सा होगा। तो यहाँ पे इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा डीडीटी। डीडीटी जो है वो आपका जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। अब पर्यावरण मित्र व्यवहार इनमें से कौन कहलाएगा, तो देखिएगा सबसे पहला जो रहेगा आपका वो रहेगा बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये करना जरूरी है। फिर कहते हैं कार्य समाप्त होने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना। तो उपरोक्त सभी जो हैं ये पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि ओजोन परत जो है किस में पाई जाती है। ओजोन जो परत है वह किस में पाई जाती है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा, वो होगा स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। याद रखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में हम मनाते हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पे कहा गया कि ओजोन गैस जो है पाई जाती है, तो आप हिंदी में भी एक बार देख लीजिए तो हो जाएगा समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ठीक है, कौन सी परिस्थिति तंत्र है जिसमें ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा उत्पादक। जो उत्पादक होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये आपके ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। ठीक है, इसमें एक बोला गया है कि जलीय आहार श्रृंखला आपको बताना है, तो यह इसमें से कौन सी हो जाएगी। तो देखिए जब जलीय वह कौन सी होगी, देखिए शैवाल जो है जल में पाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे जलीय कीट, यहाँ पे मछली। इसका मतलब क्या है, जो है शैवाल को जलीय कीट खाता है और जलीय कीट को मछली खाती है। तो आपका ये आपका जो जलीय आहार श्रृंखला बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत रहेगी गाइज वह कौन सी रहेगी, वो रहेगी आपको यहाँ पे देखेंगे तो इसका देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं, तो ये हो जाएगी क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो कहा गया कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं। जो यहाँ पे टर्सीरी जो होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, जो तृतीय होते हैं वो होते हैं सर्प। ठीक है, सर्प कैसे हो जाएगा देखिएगा। तो देखिए कीट जो होगा सबसे पहले यहाँ पे देखिए कीट होगा, उसको कौन खाएगा, उसको खाएगा मेढक। ठीक है, यह मेढक खाएगा। और ये हो गया प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये आपका मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर ये आपका टर्सरी हो जाएगा, तृतीयक होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता की श्रेणी में आप किसको रखेंगे, तो सिंपल सी बात है, आप इसमें रखेंगे जंगली जानवरों को। ठीक है, जंगली जानवर जो होते हैं वो उपभोक्ता श्रेणी में आएंगे। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहा गया कि गैस को जीवनदायी गैस कहा जाता है। कौन सी इसमें गैस है जो जीवनदायी गैस है, तो सभी को पता है जो ऑक्सीजन है आपकी, इसी के बगैर यहाँ पे जीवन संभव नहीं है पृथ्वी पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वन परिस्थिति तंत्र में हिरण होते हैं। जो वन परिस्थिति तंत्र है इसमें जो हिरण होगा वह कौन सा होगा, तो वो प्राथमिक होंगे। ठीक है, याद रखेंगे हिरण जो है वो प्राथमिक होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो कहता है कि कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ठीक है, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित जो कौन हो जाता है वो सूखे घास पत्ते। ठीक है, सूखे घास पत्ते जो है जैविक द्वारा ही अपघटित हो जाते हैं, लेकिन जो पॉलीथीन, रबड़, प्लास्टिक का बैग, ये सब क्या होते हैं, ये कभी भी अपघटित नहीं होते, ऐसे ही पड़े रहते हैं पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किसी परिस्थिति तंत्र में जैव घटक कौन से। जैव का मतलब होता है जो जीवित होते हैं, यानी कि सजीव होते हैं, वो कौन से हो जाएंगे। देखिए पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, सूक्ष्म जीव, सभी के सभी सजीव होते हैं, इसीलिए इसको जैव घटक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। अब हरे पौधे जो है वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, वो आपके होते हैं उत्पादक। ठीक है, उत्पादक होते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि यहाँ पे परिस्थिति तंत्र में संपादित होने वाली मूल क्रियाएं कौन सी हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में संपादित होने वाली जो मूल क्रियाएं होंगे उसमें कौन सा होगा, तो एक तो ऊर्जा प्रवाह, दूसरा जैव और अजैव वातावरण के बीच आदान प्रदान, तीसरा होगा अजैव पदार्थों का चक्रीय पथ द्वारा प्रवाह। तो इनमें से सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहा गया कि इनमें मुर्दाखोर है। ठीक है, इसमें जो एक मुर्दाखोर है, जो मुर्दे को खाता है, तो वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर एक तो चील भी यहाँ पर मरे हुई वस्तुओं को खाता है, सियार भी खाता है, कौवा भी खाता है। तो आपका सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। कृत्रिम की बात करें, जो यहाँ पे मैन मेड होगा, ठीक है, ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया, उनमें से एक तो आपका हो जाएगा फुलवारी, ठीक है, फिर होगा पार्क, फिर होगा जल जीवशाला, यानी कि तो आपके तीनों के राइट आंसर हो जाएंगे। तीनों जो होते हैं ये मैन मेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है। ठीक, अजैव निम्नीकरण में से कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे प्लास्टिक। ठीक है, यह प्लास्टिक जो है ये निम्नीकरण नहीं होता है, इसका याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है यहाँ पर उत्पादक के द्वारा। ठीक है, उत्पादक के द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर जो रहेगा यहाँ पर वो रहेगा आपके ऊर्जा के स्रोत। ठीक, ऊर्जा के स्रोत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला। याद रखेंगे, जो कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला अगला प्रश्न कहता है कि नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का जो यहाँ पे स्रोत हो जाएगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, इसमें क्या होता है, जितने संसाधन है आपको धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे, दोबारा से इसका नवीकरण होना बहुत ही मुश्किल है। प्रश्न संख्या अगला है कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किससे माना गया है। अनंत स्रोत माना गया, यानी कि जो इनफाइनाइट वैल्यू मानी गई वो किसकी है, वो आपकी सूर्य की है। सूर्य के पास जहाँ पे ऊर्जा का अनंत स्रोत है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः होता यह है कि पृथ्वी का धीरे धीरे तापमान जो बढ़ रहा है वही ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से ग्लेशियर वगैरह सब पिघल रहे हैं। तो ये होगा यहाँ पर आपका CO2, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी गैस की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कहा गया कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो आपकी सौर ऊर्जा है, ठीक है, जो आपकी सौर ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, जो आपकी सोलर एनर्जी है उसको अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो किस चीज़ को करेंगे, उसमें सोलर सेल। ठीक है, किसका यूज करेंगे, सोलर सेल का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है, तो उसमें यूज किया जाता है यूरेनियम। ठीक है, याद रखें, यूरेनियम जो है उसमें यूज किया जाता है। क्वेश्चन अगला देखेंगे। तो कहा गया कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। तो सूर्य और यहाँ पे जो अन्य तारे हैं जिनके पास अपना प्रकाश है, तो क्या होते हैं, वो होते हैं नाभिकीय संलयन बेसिकली। ठीक, क्या होता है, नाभिकीय संलयन यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। कहा गया कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा हो जाए। जो बायोगैस होती है इसका बेसिकली मुख्य घटक कौन सा होगा, ये आपका हो जाएगा मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है ये आपका मुख्य घटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहा गया कि सौर पैनल का, जबकि सोलर पैनल होते हैं, जो सौर पैनल है उसका उपयोग किस वजह से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। इसमें लागत भी कम आती है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो आपका परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियर प्लांट होते हैं उसमें होता है बेसिकली उसको नियंत्रित किया जाए। जो विखंडन होता है बहुत तेजी से होता है, इसको नियंत्रण करने के लिए किस चीज़ को करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे कैडमियम की छड़ का। ठीक, कैडमियम की छड़ होती है उससे नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है। अब इसमें बोला है कौन सा खनिज है, तो बहुत ही आसान है, ये आपका हो जाएगा कौन सी ऊर्जा जो है खनिज,
ये पूछा है तो आपका कोयला जो है ये आपका खनिज है, यानी कि ज़मीन से ही निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, औद्योगिक देश में अपनी कुल ऊर्जा का कितना परसेंट नाभ की संयंत्रों से पूर्ति करते हैं। अपने इंडिया की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो औद्योगिकृत देश हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जितने भी औद्योगिकृत देश हैं वो लगभग कितना 30% जो है वो इससे यूज करते हैं। ठीक है, 30% जो है नाभ की विकिरण से यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। तो नाभिकीय विखंडन जो है इसमें जो मुक्त ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, वो होती है यहाँ पे 200। ठीक है, 200 याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि पवन में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। जो पवन है इसमें बेसिकली किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है पवन में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सौर स्थिरांक का जो मान है वो कितना होता है, वो होता है 1.4। ठीक है, याद रखेंगे 1.4। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगले में कहा गया है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो ठीक है, सबसे जो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल सोर्स क्या है, वो होगा यहाँ पे सूर्य। सूर्य के पास सबसे बड़ा विशाल स्रोत है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है। सूर्य जो ऊर्जा उत्पन्न करता है कैसे करता है, तो हमने बताया था अभी आपको, नाभिकीय संलयन होता है इसमें, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सोलर कुकर में जो आपका बर्तन होता है किस रंग से पेंट किया जाता है, वह होता है काला। काला क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपकी जो हीट होती है उसको ऑब्जॉर्व करता है। जो हीट ऑब्जॉर्व करेगा तो बर्तन आपका जल्दी हीट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। जीके का बढ़िया प्रश्न है, तो याद रखेंगे ये पवनों का जो देश होता है इसको कहा जाता है डेनमार्क को। डेनमार्क जो है ये पवनों के देश के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप तो देख चुके 20। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब जो हम चैप्टर यहाँ पे करने वाले हैं वो रहेगा यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो कहा गया निम्नलिखित संसाधनों ने किन्हें संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, संपोषित रूप में उपयोग करने का आवश्यकता किसे है, यानी देखिए लिमिटेड मात्रा में आप पेट्रोलियम, कोयला, वन, इन सभी को यूज करेंगे तभी आगे चल के हमारा जो सतत विकास का लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि यह सीमित संसाधन है, इनका अगर आप ज़्यादा उपयोग कर देंगे तो ये एक समय के बाद खत्म हो जाए। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहा गया कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए तो ये प्राकृतिक जितने भी संसाधन है जो नेचुरल रिसोर्स हैं इनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। यानी कि विवेकपूर्ण क्या मतलब है, कम से कम यूज करके यहाँ पर ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व में कितने परसेंट भाग में जल पाया जाता है। ठीक है, विश्व का जो कितना परसेंट, मान लीजिए 100% पृथ्वी है तो उस पर 70% भाग पे मात्र जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि यहाँ के बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। जो बिश्नोई एक यहाँ पे समूह है या जात समूह कह सकते हैं, तो वो क्या होगा, खेजड़ी। खेजड़ी जो है उसके जो उस वृक्ष के संरक्षण के लिए यहाँ पर बिश्नोई लोग जो हैं वो प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला देखेंगे तो कहा गया कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों के जो नष्ट होने का कारण क्या है, बेसिकली वो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक तो शहरीकरण, दूसरा प्रदूषण है। तो दोनों यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक रीजन है यहाँ पर कि नष्ट हो रहे हैं इसकी वजह से। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहता है कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध की यहाँ पे बात करें, सबसे बड़े बांध की बात नहीं हो रही, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा, ये टिहरी बांध है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। जो आपकी नेचुरल गैस होती है इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो घटक होता है मीथेन। ठीक है, याद रखेंगे मीथेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट घटक रहता है आपका। प्रश्न संख्या अगला देखिए तो कहता है कि संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा। ठीक है, तो गजब पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा, यानी कि मतलब कुछ सोचे बिना यहाँ पर अगर का दोहन करते जाएंगे, हर एक चीज़ संसाधन का खत्म करते जाएंगे तो क्या होगा। इसमें क्या होगा, संसाधन खत्म हो जाएंगे, संसाधन में वृद्धि होगी या संसाधन समान रहेगा, तो क्या होगा, पहला राइट आंसर का, यानी कि संसाधन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहता है गंगा नदी की लंबाई कितनी है। बेसिकली हमें पूछा है गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो ये प्रश्न थोड़ा यहाँ पे जीके का कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई सिर्फ इंडिया में है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है
वह कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि निम्न में से प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। आप प्राकृतिक संसाधन की बात कर लेते हैं तो इनमें देखिए प्राकृतिक संसाधनों में एक तो आपका जो है कोयला, ये भी आप प्रकृति में पाया जाता है, वन्यजीव वन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का जो निर्माण है ये आपका पता है कि उत्तराखंड में है, ठीक है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ये सबसे ऊंचा बांध भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, ठीक, कॉलीफॉर्म जीवाणु जो होता है वो बेसिकली पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है, तो देखिएगा अच्छा प्रश्न है ये, मानव के आंत में, यानी कि जो मानव के आंत होती है, ठीक है, उसमें पाया जाता है कॉलीफॉर्म जीवाणु। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हम संसाधन का प्रबंध करते हैं क्योंकि, अब संसाधनों का प्रबंध किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि किया जाता है, ये देखेंगे। इसमें सबसे पहला होगा कि इससे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके, बिल्कुल संसाधन सीमित है इसीलिए हम इसका प्रबंधन करते हैं, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराया जा सके इस वजह से प्रबंधन करें, इसका मतलब क्या है, इनमें से सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सभी तरीके से हम संसाधनों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, ठीक है, उभयलिंगी जंतु जो इनमें से है वो बोला गया है इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिएगा मछली जो है ये उभयलिंगी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पे कि कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है, तो कोयला और पेट्रोलियम जो है महत्वपूर्ण संसाधन है, याद रखेंगे किस चीज़ के हैं, तो सबसे पहले देखिएगा तो ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, कौन से हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं आपके कोयला एवं पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, यानी कि आपका जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था सभी को पता होना चाहिए कि ये डार्विन के द्वारा, किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा दिया गया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है, तो प्राकृतिक संरक्षण जो है उसमें से जो एक है वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर वंशागत जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण आप करते हैं तो वो आपके प्राकृतिक संरक्षण के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैवी संसाधन को, अजैवी का मतलब क्या होता है, जो निर्जीव संसाधन है वो कौन सा होगा, तो देखिएगा वो पार्ट हो जाएगा यहाँ पे जल। जल जो है वह आपका अजैवी संसाधन है और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जीवनदायी है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसीलिए सेव वाटर जरूरी है अपने लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो गाइस यहाँ पे एनसीईआरटी का जो अगला चैप्टर है 10th क्लास की वो रहेगा यहाँ पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो देखिए चलिए देख लेते हैं, तो इसके साथ यहाँ पे हम 10th की पूरी एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, यानी डायनामो का सिद्धांत आधारित है, तो डायनामो का जो सिद्धांत है वह किस पे आधारित रहता है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ये डायनामो का सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर अगले देख लीजिए, तो अगले प्रश्न की बात कर लीजिए, तो कहते हैं कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, जो विद्युत फ्यूज होता है वो धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो यहाँ पे करता है ऊष्मीय सिद्धांत पे, याद रखेंगे ऊष्मीय सिद्धांत पे ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, बेसिकली यहाँ पे जो 1 किलोवाट घंटा है ना उसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, यानी कितने के बराबर होगा जूल में, तो वो हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶, ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये देखें 3.6 × 10⁻⁶ जूल हो जाएगी। ये क्वेश्चन डिट्टो पूछ ले रहे थे कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका जूल में। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो आपका एसआई मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका टेस्ला, याद रखेंगे ये बहुत पूछा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, ये आपका हो जाएगा टेस्ला। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि एक विद्युत धारावाही तार के समीप एक दिक् सुई रखी जाती है, तो यह सुई डैश होगी, ठीक है, विद्युत धारावाही तार के समीप अगर एक सुई को रखा जाएगा तो क्या होगा, वो विक्षेपित हो जाती है, याद रखेंगे वो क्या होगी, विक्षेपित होगी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है, बेसिकली जो विद्युत घंटी है वह किस प्रभाव के कार्य करती है, तो वह कार्य करती है चुंबकीय प्रभाव पे, याद रखेंगे कहाँ पे, चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि चुंबकीय बल का जो क्षेत्र है यानी कि सही मात्रक क्या होगा, तो चुंबकीय बल का जो सही मात्रक होता है वह हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहा गया कि विद्युत धारा के प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में
हो तो दिक्सूचक का विक्षेपण किस तरफ होगा। ठीक है, अगर विद्युत धारा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर दिशा में है तो कैसा होगा, वो पश्चिम की ओर होगा। याद रखें किसकी तरफ होगा, पश्चिम की ओर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ठीक है, लघु पतन के समय जो विद्युत धारा का मान होता है वो कितना होगा, जाके वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। याद रखें कितना हो जाता है, बहुत अधिक वह बढ़ जाता है ये मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। ठीक है, विद्युत मोटर जो होता है उसकी क्रिया आधारित रहती है, किस पे आधारित रहती है, तो वो रहती है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे। ठीक, किस पे रहती है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। विद्युत धारा में अगर परिवर्तन होता है उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है बेसिकली वो बदल जाती है। क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, वो बदल जाती है। क्वेश्चन अगला देखिएगा तो यहाँ पे कहा गया कि डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करता है। ठीक है, जो डायनेमो है वो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा जो है वो आपकी डायनेमो जो है प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहा गया यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र जो है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को ये कन्वर्ट करता है जल विद्युत संयंत्र। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 17 के बीच यहाँ पर 20 विभाजक चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का यहाँ पे जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा। तो ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा यहाँ पे 0.5 वोल्ट। ठीक है, याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगी निष्क्रिय गैस। जो आपकी इनएक्टिव गैसेस होती हैं वो आपके विद्युत बल्ब में भरी जाती हैं, जैसे कि आर्गन। ठीक है, याद रखेंगे ये गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया 17 में कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ना वो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वह किस प्रकार की राशि होती है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहा गया कि घरों में विद्युत की दुर्घटना किसके कारण होती है। जो बेसिकली घरों में जो इलेक्ट्रिक की वजह से दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो वो किस कारण होती है, वह होती है शॉर्ट सर्किट के कारण। ठीक है, किसके कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला होगा कि भारत में उत्पादित जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। बेसिकली यहाँ पे देखिए जो भारत में उत्पादित की जाती है विद्युत धारा उसकी आवृत्ति कितनी हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो होती है 50 हर्ट्ज। याद रखें कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, वह करी गई थी फैराडे के द्वारा। याद रखें किसके द्वारा, फैराडे के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमने पूरी एनसीईआरटी की अब खत्म कर ली है 10th क्लास की साइंस। तो आई होप सभी आपने देख लिए होंगे वीडियो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिली होगी इनसे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।